हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जल्दी से बताएं मुझे। एक है, वेरी गुड, सब बच्चे एक बता रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही क्यों है, इसका दो क्यों नहीं है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक एक होता है, एक ही क्यों है? तो देखो, एटॉमिक नंबर से मतलब क्या है, जिस क्रम में हम किसी एटम को रखते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे अपन स्कूल के अंदर बच्चों का नाम लिखते हैं अपने रजिस्टर में, तो उनका क्रम होता है, उनके रोल नंबर होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो उनको एक क्रम दिया जाता है कि ए नंबर से जो भी ए अक्षर पर जो भी आने वाले हैं वो 1 नंबर पे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं ना उन सबका नाम अपन, तो उनको फिर रोल नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट हैं, उनके भी एटॉमिक नंबर है। जो तत्व हैं उनके भी एटॉमिक नंबर, उनके भी परमाणु क्रमांक है, यानी उनके भी रोल नंबर है। पर वो रोल नंबर किस आधार पर दिए गए हैं, एलिमेंट्स किस आधार पर उनको क्रमांक दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। अभी हमने देखा न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो किसके बराबर होता है, पी के बराबर। पी क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन के नंबर के। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं उतना ही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। समझ में आ गई बात, सबको क्लियर हो गई? एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के नंबर के, प्रोटॉन की संख्या के। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है, तो पी भी कितने हैं इसमें, एक ही है। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब हीलियम में कितने प्रोटॉन है, जल्दी बताएंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम में कितने प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, वेरी गुड। तो हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 2। इसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो लिथियम के पास कितने प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 3 प्रोटॉन है। क्लियर हो गई बात? इसी तरह सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके एटम, इसमें लिथियम सोडियम के एटम में जो न्यूक्लियस है हमारे कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो समझ में आ गया सबको, एटॉमिक नंबर किसको, किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के नंबर के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनका नंबर ही एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इसके बाद में एक होता है मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर, जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। मास नंबर क्या है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब द्रव्यमान संख्या होती क्या है, मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। किसी भी एटम का जो मास नंबर है वो किसके इक्वल होगा, उसके न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं, न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही तो रहते हैं न्यूक्लियस में। तो जो उसका मास नंबर है, जो उसकी द्रव्यमान संख्या है, वो इन दोनों के बराबर होती है। इन दोनों का जो योग कर देंगे अपन, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर जो भी आएगा ना, वही क्या है, उसका मास नंबर है, वही उसकी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो किसी भी एटम का मास नंबर कोई पूछे आपसे कि मास नंबर कितना होता है, तो उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, उन दोनों का सम कर दो, उन दोनों का योग कर दो, तो आ जाएगा क्या, उनका मास नंबर आ जाएगा। समझ में आया सबको? जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। 12 तो है इसमें न्यूट्रॉन और 11 है प्रोटॉन। तो इसका मास नंबर क्या होगा, जल्दी बताएंगे, इसका मास नंबर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इसका मास नंबर जोड़ देंगे दोनों को, 11 प्लस 12 इक्वल किसके हो जाएगा, 23। मास नंबर कितना हो जाएगा इसका, 23 हो जाएगा। ठीक है, मास नंबर क्या हो जाएगा इसका, 23 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम,
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दो तो किसी भी एटम का मास नंबर पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट आइसोटॉप की बात करते हैं। आइसोटॉप्स सुने होंगे आपने, आइसोटॉप्स समस्थानिक कहते हैं जिसको। आइसोटॉप्स का मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक की डेफिनेशन किस किस को आती है, इसका के जवाब देंगे। समस्थानिक की डेफिनेशन किस किस को आती है, जल्दी जवाब देंगे। समस्थानिक की डेफिनेशन किस किस को आती है, जल्दी जवाब देंगे। किसी को भी नहीं आती आइसोटॉप, किसी को भी नहीं पता। चलो मैं बता देता हूँ आइसोटॉप। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मैं कोई तत्व है, कोई भी तत्व है, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी तत्व को हमने किसे रिप्रेजेंट किया, एक्स से। एक्स क्या है, कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है। तो यहां तो हम लिखते हैं उसका, नीचे तो लिखते हैं उसका जेड यानी एटॉमिक नंबर, और यहाँ ऊपर लिखते हैं उसका क्या, मास नंबर। इस तरह तत्व को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस तत्व का तो लिखते हैं सिंबल, ये प्रतीक है, उसका सिंबल है। यहाँ उसका जेड लिख देंगे, यहाँ उसका ए लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, उसका सिंबल हो गया। किसी भी तत्व का सिंबल है ये, प्रतीक है ये, इस सिंबल से उसको दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम लिखा, तो सोडियम यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, इसका जेड, और यहाँ क्या लिख दूंगा, इसका ए। ठीक है, नीचे जो लिखा है वो क्या है, जेड, और यहाँ जो लिखा है वो क्या है, यानी ये तो हो गया इसका एटॉमिक नंबर और ऊपर हो गया इसका मास नंबर। क्लियर हो गई बात। ये बात सबको समझ में आ गई तो यस करके जवाब देंगे। किसी भी तत्व को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या है, समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जिनके परमाणु में एटॉमिक नंबर तो क्या है, इक्वल है। जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, इक्वल है, लेकिन मास नंबर क्या है उनका, डिफरेंट है। मास नंबर तो क्या है, अलग अलग, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, इक्वल। तो उन्हें क्या कहेंगे हम, आइसोटॉप। ठीक है, ऐसे तत्व जिनके मास नंबर तो क्या है, डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, इक्वल। ठीक है, ऐसे तत्व जिनमें ए तो क्या है, यानी एटॉमिक नंबर तो क्या है, सॉरी मास नंबर तो क्या है, असमान, यानी डिफरेंट है। ठीक, और उसका एटॉमिक नंबर यानी जेड क्या है, समान है। समझ में आ गई बात। ए तो क्या है, असमान, और जेड क्या है, समान। उसको कहेंगे हम क्या, आइसोटोप या समस्थानिक। समझ में आ गया सबको। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, एटॉमिक नंबर समान होते हैं, लेकिन मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या असमान होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, आइसोटॉप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, जेड तो है समान और ए है असमान। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें हम, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप देखते हैं। एक तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये, और एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ये, और एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ये। अब देखो यहाँ पर ये तो है 1H1 1H2 और 1H3, इन तीनों में इक्वल क्या है, ये तीनों में 1 1 और 1, तीनों में 1। ये 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर जेड, इसका जेड एक है, इसका जेड भी एक है, और इसका जेड भी एक है। और ऊपर देखो ये क्या है, ए, इसका ए कितना है 1, इसका ए कितना है 2, इसका ए कितना है 3। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या इक्वल है, जेड, और जेड इक्वल है तो क्या है ये आइसोटोप, और अनइक्वल कौन है, असमान कौन है, असमान कौन है, मास नंबर, ये अलग अलग है। तो यही डेफिनेशन होती है आइसोटोप की, जिनकी जेड तो इक्वल हो और ए क्या हो, डिफरेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको ये। अब बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार का मतलब होता है क्या, समभारिक। आइसोबार को हिंदी में बोले तो बोलते हैं समभारिक। समभारिक नाम से पता चल रहा है,
अब ये देखो आइसोट्रॉप का अपोजिट हो जाएगा। आइसोट्रॉप में तो ए डिफरेंट होता है और जेड समान होता है। यहाँ पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जेड यानी एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे, असमान, और मास नंबर ए क्या होगा, समान। तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोबार। ठीक है, तो आइसोबार जिनके मास नंबर तो इक्वल होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, असमान होते हैं, उन्हें आइसोबार कहते हैं। ये आइसोटॉप्स का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसका एग्जांपल देखें हम, इसका कोई भी एग्जांपल देखें, मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक, और एक ये है, ये तो कार्बन का सिंबल है, ये नाइट्रोजन का। कार्बन का तो जेड कितना है, 6। नाइट्रोजन के लिए जेड कितना है, 7। कार्बन, अब देखो इसमें ए की वैल्यू क्या है, 14, या ए की वैल्यू क्या है, 4। दोनों के देखो ए की वैल्यू इक्वल है, दोनों में एक बराबर है, लेकिन जेड अलग अलग है। तो जब ए समान हो और जेड असमान हो तो वो क्या हो जाएंगे, आइसोबार। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार्स है। क्या हो गए, दोनों के दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हो गए। क्या हो गए, आइसोबार। क्लियर हो गए बेटा, सबको समझ में आ गया तो यस करके जवाब देंगे, सबको समझ में आ गया तो यस करके जवाब देंगे, तुरंत जवाब देंगे यस करके, तो समझ में आया। सबको समझ में आ गया तो यस करके जवाब देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चों के समझ में आ रहा है, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। क्या पुष्कर ने क्या कहा बेटा, आइसोटॉप क्या पूछ रहा है पुष्कर, दोबारा बोलना। हाँ, एग्जाम्पल बताया ना आइसोटॉप के, मैंने अभी और बता देंगे, आगे भी आएंगे वो बता। इससे पहले हम बात करते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स को हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉन। अब नाम से समझ में आ रहा है, सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन समान। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जिनमें न्यूट्रॉन क्या हो, समान। अब न्यूट्रॉन कब समान होंगे, जब देखो ए भी क्या हो, असमान, और जेड भी क्या हो, असमान। जब ए और जेड दोनों असमान होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, समान, तो उनको हम कहते हैं क्या, आइसोटोन्स। क्या कहते हैं उनको, आइसोटोन्स। देखो एग्जांपल देखते हैं आइसोटोन का, जैसे ये है, अब देखो ये आइसोटोन है, ये क्या है, आइसोटोन। कैसे पता लगाएंगे कि ये आइसोटोन है, देखो यहाँ ऊपर देखो ये 15 क्या है, ये ए, इसका ए का ए तो है 15, दूसरे का ए कितना है 40, इसका जेड कितना है 7, और इसका जेड कितना है 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लगाओ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोई बताएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओगे तुम में से कोई बताए, बताओ देखा किसी को आता है तो जल्दी बताए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने। पुष्कर ने जवाब दिया 8 है सर। वेरी गुड बेटा, सही है तेरा जवाब। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता लगाएंगे, अभी हमने देखा ए का मतलब क्या होता है, भूल गए, ए का मतलब क्या है, P प्लस एन। ए का मतलब क्या है, P प्लस एन, और जेड का मतलब क्या है, P। अभी हमने पढ़ा था ना, ए का मतलब तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का सम है, और जेड क्या है, प्रोटॉन। तो हमें ये पता लग गया है कि इसका जेड तो है 7, यानी इसमें प्रोटॉन तो कितने हैं, 7, और इसका ए यानी P प्लस एन कितना है, 15। तो इसमें एन कितना हो जाएगा भाई, P प्लस एन तो है 15, पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, और P कितना है 7, तो एन कितना हो जाएगा 15 माइनस 7। P प्लस एन में से P को घटा दो तो एन ही बच जाएगा ना। क्लियर आवाज नहीं हुआ सबको, क्लियर हुआ तो यस करके जवाब देंगे अगर समझ में आया तो। ए में से जेड को घटा दो डायरेक्ट ही आप, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटा दो डायरेक्ट, तो एन का मान आ जाएगा। ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। क्यों आएगा ये समझ में आ गया,
क्योंकि ऊपर वाला नंबर है p प्लस एन, नीचे वाला नंबर है p, तो p प्लस एन में से p को माइनस करोगे तो n ही बचेगा ना। ये तो समझ में आ गया सबको, वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरे वाले को देखो, 6c14, यहाँ 6c14, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरे वाले में n की वैल्यू 14 माइनस 6 कितनी है 8, दोनों में n, न्यूट्रॉन कितना है दोनों में 8 है ना, दोनों में न्यूट्रॉन, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 8 है, इसीलिए क्या है दोनों आइसोटोन है, सब न्यूट्रॉन है। तो आइसोटोन में Z भी असमान है, A भी असमान है, N क्या है समान। तो ये सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया ये, ठीक है सबको क्लियर हो गया सब। अब आगे देखो, अगर हमें किसी तत्व का प्रतीक दिया गया है, अगर हमें किसी तत्व का सिंबल दिया गया है और वो कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर को बताइए, तो हम कैसे बताएंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है C6 और ये लिख दिया मतलब 4, ये कार्बन का क्या है सिंबल लिख दिया मैंने। अब मैं कहता हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और इसमें न्यूट्रॉन का नंबर बताओ, जल्दी करके बताएंगे, देखा कोई बताता है क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर बताओ जल्दी से, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन, जल्दी बताएंगे। जल्दी करके बताएंगे। सौरभ मौर्य बताओ क्या आंसर क्या है वो बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है इसमें ये बताओ मुझे। प्रोटॉन 6 हैं, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन 6 बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन 6 बता रहे, मंजेश ने बताया, मोनिका ने बताया, दीपक ने बताया। चलो देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान दो इधर। देखो किसी एटम की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी एटम है ना, ये बात थोड़ी ध्यान देना यहाँ पर, किसी एटम की बात करें तो एटम में देखो एटम जो है ना वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, एटम की बात करें तो एटम पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन पर भी कोई चार्ज नहीं होता, एटम पर भी कोई चार्ज नहीं होता। एटम किससे मिलकर के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, और हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज इक्वल है, दोनों का चार्ज इक्वल है। ठीक है, अब यदि एटम में दोनों बराबर होंगे तभी तो एटम न्यूट्रल होगा ना, एटम का चार्ज इक्वल है, तो मान लीजिए कि इसमें अगर 6 प्रोटॉन है, पॉजिटिव 6, जबकि एटम तो न्यूट्रल होता है तो नेगेटिव भी कितने होने चाहिए इसमें, अगर प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है यानी पॉजिटिव चार्ज का 6 है, और एटम हमें पता है न्यूट्रल होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, एटम तो कैसा होता है न्यूट्रल, एटम का टोटल चार्ज 0 होता है, तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज वाले यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होना चाहिए, 0 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें, 0 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें, 6 ही होने चाहिए, क्योंकि 6 माइनस का 6 प्लस का टोटल कितना हो जाएगा। तो एटम जो है ना वो न्यूट्रल होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखेंगे, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ये बात सबको समझ में आ गई। और प्रोटॉन का नंबर सबको पता है, प्रोटॉन का नंबर होता है जेड के बराबर, प्रोटॉन का नंबर सबको पता है कि प्रोटॉन का नंबर तो जेड के बराबर होता है, और जेड कहाँ है ये भी सबको पता है, तो जो नीचे लिखा हुआ है वही तो जेड है, जो नीचे लिखा हुआ है वही तो जेड है, इसका मतलब यहाँ जेड यानी प्रोटॉन कितने हैं, 6।
तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6। ये बात ध्यान रखेंगे, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में। अब न्यूट्रॉन तो बता ही दोगे आप, न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करो, कितने बच जाएंगे 8। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की संख्या बता दी हमने, तीनों की संख्या बता सकते हैं ना आसानी से। तो दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे मुझे, सोडियम 11 और ऊपर है 20, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, जल्दी लिख के बताएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं जल्दी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। पुष्कर ने बताया, दीपक ने बताया, मोनिका ने बताया, मंदेश ने बताया, आशु ने बताया, प्रिंस ने बताया। ठीक है बेटा, सबका सही है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं 11 और प्रोटॉन भी 11, दोनों बराबर है। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 23 माइनस 11, यानी कितने हो जाएंगे 12। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सब, बिल्कुल सही उत्तर है आप सबका, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं अभी हम। कैल्शियम 2040, इसमें बताओगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, जल्दी बताएंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जल्दी बताएंगे इसमें। वेरी गुड, 20 ही इलेक्ट्रॉन है, 20 ही प्रोटॉन है और 20 ही न्यूट्रॉन। सबने सही जवाब दिया। तो ये बात सबको समझ में आ गई मेरे हिसाब से, सबको समझ में आ गया ना। ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं सबको समझ में आ गया, कैसे पता लगाएंगे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, ये सबको समझ में आ गया ना। वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। ये सारी डेफिनेशंस जो हमने आज पढ़ी है सबको समझ में आ गई। न्यूक्लियस क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक है, ये बातें सबको क्लियर हो गई, ये सारी बातें सबको समझ में आ गई। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करेंगे, ठीक है, आज हम यहीं खत्म करेंगे, कल नए टॉपिक के साथ। आज की बात आपने नोट कर ली होगी, अभी हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक दो दिन के बाद हम फिर अपनी किताब का चैप्टर शुरू कर देंगे। तो अभी तो आप उन बातों को नोट करते रहो, इन सबको नोट करते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, अब मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ बेटा, है ना।